हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर मैकेनिक्स में। और आज के इस सेशन में हम प्रोडक्शन के एक टॉपिक मेटल फॉर्मिंग को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं फॉर्मिंग क्या होती है। फॉर्मिंग इज अ प्रोसेस इन विच द शेप ऑफ अ पार्शली फिनिश्ड प्रोडक्ट इज चेंज्ड यूजिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर्मिंग एक प्रोसेस है जिसमें पार्शली फिनिश्ड प्रोडक्ट को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के जरिए चेंज किया जाता है आपके डिजायर्ड डायमेंशन। तो जब ये फॉर्मिंग हम मेटल के साथ करते हैं, जब हम मेटल का फॉर्मिंग करते हैं तो इस प्रोसेस को मेटल फॉर्मिंग बोला जाता है। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मिंग टेक्निक्स दैट आर रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन एंड ड्रॉइंग। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द कंप्लीटेड crystallization of a cold worked metal occurs within a specified period of approximately 1 hour. ओके, सो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के बारे में ये एक डेफिनेशन है, इसे आप पढ़ लीजिए। जो इंपॉर्टेंट अपना पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये पॉइंट है। फॉर आयरन रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज 450 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर स्टील इट इज 1000 डिग्री सेल्सियस। फॉर लेड एंड टीन it is below room temperature and for cadmium and zinc it is room temperature. lead, tin, cadmium और zinc इन चारों एलिमेंट पे कोल्ड वर्किंग नहीं होता है। कोल्ड वर्किंग किसको बोलते हैं? कोल्ड वर्किंग इज वर्किंग बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ये बहुत इसका डेफिनेशन ही कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि कोल्ड वर्किंग किसे बोलते हैं। तो कोल्ड वर्किंग इज द प्रोसेस विच इज वर्किंग बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ कोल्ड वर्किंग प्रोसेस? कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे बेटर एक्यूरेसी, क्लोजर टॉलरेंस हमने पिछली क्लास में जाना था, बेटर सरफेस फिनिश, इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, रिक्वायर्ड लेस एनर्जी। जो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होता है उसमें टोटल एनर्जी वो लेस रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोल्ड वर्किंग में हमें कोई बाहरी आउटपुट जो हीट एनर्जी है, बाहरी आउटपुट हीट एनर्जी जो है, बाहर से कोई हीट एनर्जी नहीं देनी होती है, इसलिए कोल्ड वर्किंग में टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी जो है वो लेस होती है। कुछ कोल्ड वर्किंग के डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे डक्टिलिटी एंड स्ट्रेन हार्डनिंग लिमिट द अमाउंट ऑफ फॉर्मिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि डक्टिलिटी एंड स्ट्रेन हार्डनिंग जो है वो कोल्ड वर्किंग के लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। वर्क मटेरियल जितना ज्यादा डक्टिलिटी और स्ट्रेन हार्डनिंग होगा उतना अमाउंट ऑफ फॉर्मिंग पॉसिबल हो। सेकंड क्या है? सरफेस ऑफ वर्क पीस मस्ट बी फ्री ऑफ स्केल एंड डर्ट। जिस वर्क पीस पे हम कोल्ड वर्किंग करना चाह रहे हैं उसका जो सरफेस है वो फ्री ऑफ स्केल एंड डर्ट होना चाहिए। व्हाट इज हॉट वर्किंग? हॉट वर्किंग इज वर्किंग अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है अपने एमपी एग्जाम में, तो आप इसे ध्यान से याद रखें, इसका डेफिनेशन ही। हॉट वर्किंग क्या होता है? तो हॉट वर्किंग इज वर्किंग अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे पोरोसिटी ऑफ द मेटल इज लार्जली एलिमिनेटेड, ग्रेन स्ट्रक्चर इज रिफाइंड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सच एज टफनेस, परसेंटेज इलोंगेशन, रेसिस्टेंस टू शॉक etc इंक्रीजेज। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, देखते हैं। इट रिक्वायर्स एक्सपेंसिव टूल। जो हॉट वर्किंग प्रोसेस होता है उसमें जो हम टूल का यूज करते हैं वो एक्सपेंसिव होता है। इसमें पुअर सरफेस ऑफ फिनिश मिलता है, पुअर सरफेस फिनिश है, हाई वैल्यू ऑफ टॉलरेंस। हाई वैल्यू ऑफ हॉट वर्किंग में हाई वैल्यू ऑफ टॉलरेंस। एक प्रोसेस होती है एनेलिंग की। एनेलिंग किसे बोलते हैं? एनेलिंग इज द प्रोसेस विच रिलीव्स द स्ट्रेस फ्रॉम द कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के बाद वर्क पीस में कुछ स्ट्रेसेस बच जाती हैं जिनको रिलीव करने के लिए हम एनेलिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। एनेलिंग एक 3 स्टेज प्रोसेस है, जिसमें पहला स्टेप जो है वो है रिकवरी, दूसरा स्टेप जो है वो है रिक्रिस्टलाइजेशन, तीसरा स्टेप जो है वो है ग्रेन ग्रोथ। तीनों स्टेज जब कंप्लीट होते हैं तो हम बोलते हैं कि उस वर्क पीस का एनेलिंग हो चुका है। जैसे तीनों स्टेज क्या है? रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ। रोलिंग, द प्रोसेस ऑफ प्लास्टिकली डिफॉर्मिंग मेटल बाय पासिंग इट बिटवीन रोल्स इज कॉल्ड रोलिंग। ओके, मोस्ट वाइडली यूज्ड रोलिंग जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है हायर प्रोडक्शन एंड क्लोज टॉलरेंस। रोलिंग में बहुत हाई प्रोडक्शन कर सकते हैं और टॉलरेंस जो है वो बहुत कम होता है। मेटल विल अंडरगो बाई एक्सियल कंप्रेशन एंड शियर। क्या मतलब है इसका? रोलिंग प्रोसेस के दौरान जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस जनरेट होती है वो बाई एक्सियल कंप्रेशन एंड शियर होती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, आप इसे ध्यान रखें। रिंग रोलिंग इज यूज टू डिक्रीज द थिकनेस एंड इंक्रीज द डायमीटर। एक प्रकार की रोलिंग होती है रिंग रोलिंग, जो थिकनेस को डिक्रीज और डायमीटर को इंक्रीज करने के लिए यूज की जाती है। देन
रोल बेल्डिंग भी एक टाइप की रोलिंग है जो यूज किया जाता है बेंड शेप को एक डिजायर्ड कर्वेचर में बदलने के लिए। जैसे आप इस डायरेक्शन को देखें, ये हमारा डिजायर्ड कर्वेचर है। मान लीजिए हमको आर चाहिए 50 mm, तो इस वर्कपीस को इस डिजायर्ड कर्वेचर में चेंज करने के लिए हम रोल बेंडिंग का यूज करते हैं। पैक रोलिंग भी एक टाइप का रोलिंग है जो यूज किया जाता है एल्यूमिनियम फॉयल बनाने के लिए। यह एल्यूमिनियम फॉयल वही है जिसका यूज हम फूड को काफी लंबे टाइम तक फ्रेश रखने के लिए यूज करते हैं। फूड को फ्रेश रखने के लिए जो यूज करते हैं वो एल्यूमिनियम फॉयल होता है, जो कैसे बनता है, पैक रोलिंग। थ्रेड रोलिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस थ्रेड्स इन मास प्रोडक्शन। थ्रेड रोलिंग का यूज भी किया जाता है थ्रेड को मास प्रोडक्शन करने में। ओके, सीमलेस ट्यूब इज मेड बाय रोलिंग। सीमलेस ट्यूब का मतलब क्या होता है? सीमलेस ट्यूब मतलब जॉइंटलेस ट्यूब। सीमलेस ट्यूब का मतलब है जॉइंटलेस ट्यूब। जिस जगह पे हमें जॉइंटलेस ट्यूब की जरूरत होगी वहां हम सीमलेस ट्यूब रोलिंग से ट्यूब बनाएंगे। ओके, कुछ डिफेक्ट है रोलिंग में जो इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे से हम जो भी 4 प्रोसेस पढ़ेंगे, आगे जो भी प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें डिफेक्ट्स आएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे रोलिंग के जो डिफेक्ट है वो है सरफेस डिफेक्ट्स, वेवी एज एंड एलिगेटरिंग। एलिगेटरिंग को ही क्रोकोडाइल क्रैक भी बोलते हैं। वेवी एज जो है वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, वेवी एज। ओके, ये एस्बेस्टस जैसा दिखता है, एस्बेस्टस जैसा, ठीक है। और एलिगेटरिंग या क्रोकोडाइल क्रैक जो है वो ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है। आप इसको गूगल कर लीजिए एक बार, देखने से आपको याद रहेगा कि ये किस तरह के दिखते हैं, तो आपको इसको मेमोराइज करने में आसानी होगी। फॉर्मूला इन रोलिंग, कुछ फॉर्मूले हैं रोलिंग में जो हमें पता होने चाहिए न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा एच बाई टी। यहाँ पे अल्फा जो है वो बाइट एंगल है, डिग्री में रखना होता है। इस इक्वेशन में जो हम अल्फा रखेंगे वो डिग्री में रखेंगे। डी जो है वो डायमीटर ऑफ रोलर है। डेल्टा एच जो है ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट होता है टोटल डिडक्शन। ड्राफ्ट क्या है? ड्राफ्ट का मतलब होता है टोटल डिडक्शन। देन सेकंड फॉर्मूला इज एल इज इक्वल टू आर अल्फा। यहाँ एल क्या है? एल है रोल स्ट्रिप, रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ कितना होगा। तो आर जो है, आर वही रेडियस ऑफ रोलर है, और अल्फा जो है बाइट एंगल है। लेकिन यहाँ पर जो हम अल्फा रखेंगे वो हमेशा रेडियन में रखेंगे। ओके, यहाँ पर जो अल्फा रखेंगे हम वो रेडियन में रखेंगे। देन देयर इज इक्वेशन म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 अल्फा फॉर अनएडेड एंट्री। ये एक कंडीशन होती है रोलिंग के लिए। फॉर अनएडेड एंट्री म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 10 अल्फा। रोलिंग प्रोसेस में इस कंडीशन का हमेशा फुलफिल होना जरूरी है। रोलिंग कंडीशन में इस कंडीशन का हमेशा फुलफिल होना जरूरी है। देन देयर इज नेक्स्ट इक्वेशन डेल्टा एच मैक्स इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर आर। ये डेल्टा एच मैक्स क्या है? डेल्टा एच मैक्स है मैक्सिमम ड्राफ्ट पॉसिबल। ओके, मैक्सिमम ड्राफ्ट आप मतलब मैक्सिमम कितना रिडक्शन कर पाएंगे, ये होता है म्यू स्क्वायर आर पे डिपेंड करता है। म्यू यहाँ पे क्या है? म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और आर अपना वही डायमीटर ऑफ रोलर। देन देयर इज नेक्स्ट इक्वेशन एच नॉट माइनस एच एफ मिनिमम इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर आर। यहाँ पे एच एफ मिनिमम क्या है? एच एफ मिनिमम है मिनिमम पॉसिबल थिकनेस। देन देयर इज नेक्स्ट इक्वेशन n इज इक्वल टू डेल्टा एच रिक्वायर्ड बाय डेल्टा एच मैक्स। ये n क्या है? नंबर ऑफ पास नीडेड। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उनको देखते हैं। द पॉइंट वेयर रोल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वर्क वेलोसिटी। द पॉइंट वेयर रोल वेलोसिटी इज इक्वल टू वर्क वेलोसिटी इज नोन एज न्यूट्रल पॉइंट और नो स्लिप पॉइंट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान रखें। जहां पे रोल वेलोसिटी वर्क वेलोसिटी के इक्वल हो जाता है उस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट या नो स्लिप पॉइंट कहते हैं। दूसरा पॉइंट, फ्रिक्शन ऑन द रोलिंग व्हील इज एडवांटेजियस बिफोर न्यूट्रल पॉइंट एंड डिसएडवांटेजियस आफ्टर द न्यूट्रल पॉइंट। रोलिंग में जो फ्रिक्शन होता है वो न्यूट्रल पॉइंट के पहले हमारे लिए एडवांटेजियस होता है और न्यूट्रल पॉइंट के बाद डिसएडवांटेजियस होता है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट इन कोल्ड रोलिंग ऑफ सीट इंक्रीजेज विद द। अच्छा, मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट पूछ रहा है कोल्ड रोलिंग में, सीट इंक्रीजेज विद द। मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट का हमने इक्वेशन देखा था, डेल्टा एच जो मैक्स है इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू स्क्वायर आर। ठीक है, तो ये क्या बोलता है? मैक्सिमम ड्राफ्ट इन कोल्ड रोलिंग ऑफ सीट इंक्रीजेज। ये कब इंक्रीज होगा? जब या तो म्यू इंक्रीज हो या आर इंक्रीज हो। ठीक है, ऑप्शन खोजते हैं। इंक्रीज इन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बिल्कुल सही बात है। डिक्रीज इन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, गलत। डिक्रीज इन रोल रेडियस, नहीं, इंक्रीज इन रोल रेडियस के साथ इंक्रीज होगा। और इंक्रीज इन रोल वेलोसिटी, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर होगा। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्ट्रिप इज टू बी रोल्ड फ्रॉम ए थिकनेस ऑफ 30 mm टू 15 mm। एक स्ट्रिप है जिसपे रोलिंग किया गया तो उसका थिकनेस 30 mm से 15 mm हो गया यूजिंग अ 2 हाई मिल, ठीक है। हैविंग रोल्स ऑफ डायमीटर 300 mm, जो रोल्स हैं उसके डायमीटर 300 mm है। द कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर अनएडेड बाइट शुड बी। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा जा रहा है म्यू। तो यहाँ पे हमें एच ओरिजिनल दिया हुआ है कितना है 30 mm, एच फाइनल दिया हुआ है 15 mm और जो डी है वो 300 mm है। तो डेल्टा एच मैक्स जो है वो क्या हो जाएगा, एच ओरिजिनल माइनस एच फाइनल यानी 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 15 mm। फॉर अनएडेड एंट्री हम जानते हैं डेल्टा एच मैक्स इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर आर होता है। डेल्टा एच मैक्स हमें पता है म्यू 15 और म्यू स्क्वायर इंटू 150, आर भी पता है हमें, डायमीटर 300 है तो आर इसका आधा हो जाएगा /2 यानी 150 जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा 0.316। फोर्जिंग प्रोसेस इज अ मेटल वर्किंग प्रोसेस बाय विच मेटल्स और एलॉयज आर प्लास्टिकली डिफॉर्म टू द डिजायर्ड शेप्स बाय अ कंप्रेसिव फोर्स अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। ठीक है, ये डेफिनेशन है, इसको बस आप एक बार पढ़ लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो है ये पॉइंट। डिसएडवांटेजेस, फोर्जिंग के कुछ डिसएडवांटेज हैं। फोर्जिंग जो है वो कॉस्टली होता है, पुअर डायमेंशनल एक्यूरेसी होती है और पुअर सरफेस फिनिश होता है। एंड फोर्जिंग इज लिमिटेड टू सिंपल शेप्स ओनली। फोर्जिंग इज लिमिटेड टू सिंपल शेप्स ओनली। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जैसे अंडर कट्स होते हैं, इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स शेप्स हैं वो हम फोर्जिंग के द्वारा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं जैसे फटीग, क्रीप, स्ट्रेंथ, टफनेस, जितनी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इंक्रीज होती हैं फोर्जिंग प्रोसेस से। फोर्जिबिलिटी किसे बोलते हैं, फोर्जिबिलिटी इज डिफाइंड एज कैपेबिलिटी टू अंडरगो डिफॉर्मेशन बाय फोर्जिंग विदाउट क्रैकिंग। फोर्जिबिलिटी जो है वो एक कैपेबिलिटी है किसी वर्क मटेरियल की डिफॉर्म हो जाना बिना क्रैक के। ठीक है, ड्राफ्ट क्या होती है, ड्राफ्ट इज प्रोवाइडेड ऑन द साइड्स फॉर विड्रॉल ऑफ द फोर्जिंग। इसे आप सिर्फ याद रखें, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है फोर्जिंग के, जैसे फोर्जिबिलिटी, ड्राफ्ट, फ्लैश क्या है, फ्लैश एक्ट एज अ कुशन फॉर इम्पैक्ट ब्लो फ्रॉम द फिनिशिंग इंप्रेशन एंड ऑल्सो हेल्प टू रिस्ट्रिक्ट द आउटवर्ड फ्लो ऑफ मेटल। ठीक है, गटर क्या है, गटर इन एडिशन टू फ्लैश प्रोविजन शुड बी मेड इन द डाई फॉर एडिशनल स्पेस so that any excess metal can flow and help in the complete closing of the die। सिर्फ इसका डेफिनेशन पढ़ के थोड़ा याद रखें कि ये कहाँ पाया जाता है। जैसे वो इस तरह से आते हैं कि गटर किस प्रोसेस में यूज किया जाता है, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं फोर्जिंग। ड्रॉप फोर्जिंग इज यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल कंपोनेंट। ड्रॉप फोर्जिंग एक फोर्जिंग का टाइप है जिससे स्मॉल कंपोनेंट बनाए जाते हैं। प्रेस फोर्जिंग इज फास्टर एंड स्ट्रक्चरल क्वालिटी इज बेटर देन ड्रॉप फोर्जिंग। एक प्रेस फोर्जिंग होती है जिसमें जो स्ट्रक्चर क्वालिटी होती है वो ड्रॉप फोर्जिंग्स के रिस्पेक्ट में ज़्यादा बेटर होती है। रोल फोर्जिंग इज अ रैपिड प्रोसेस। एक रोल फोर्जिंग प्रोसेस होती है जो रैपिड प्रोसेस होती है। स्क्यू रोलिंग प्रोड्यूसेस मेटल बॉल। मेटल बॉल जो है वो स्क्यू रोलिंग प्रोसेस से बनती है। कुछ फोर्जिंग के डिफेक्ट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें आप जरूर याद रखें। अनफिल्ड सेक्शंस, कोल्ड शट और फोल्ड, स्केल पिट्स, डाई शिफ्ट, फ्लैंक्स, फोर्जिंग लैप्स, हॉट टीयर्स एंड थर्मल क्रैकिंग। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसे तो बिल्कुल ध्यान रखें। वैसे ही आप सातों याद रखें, ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है जैसे फोर्जिंग लैप्स या हॉट टीयर्स एंड थर्मल क्रैकिंग डिफेक्ट जो है वो किस प्रोसेस में होता है, किस मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में होता है, तो आपको याद होना चाहिए फोर्जिंग का डिफेक्ट है। ठीक है, डाई मटेरियल शुड हैव हाई टफनेस, लो थर्मल कंडक्टिविटी। जो फोर्जिंग प्रोसेस में हम डाई मटेरियल का यूज करते हैं उसकी टफनेस हाई होनी चाहिए और जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो लो होनी। फोर्जिंग के कुछ फॉर्मूले हैं जैसे ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंटू 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ये जो सिग्मा मैंने लिखा है ये है इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ये है इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू ln 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ln L फाइनल अपॉन L ओरिजिनल और ln एरिया ओरिजिनल अपॉन एरिया फाइनल और इज इक्वल टू 2 ln D ओरिजिनल अपॉन D फाइनल। ठीक है, ये D है डायमीटर, A है एरिया और L जो है वो लेंथ डिनोट कर रहा है। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द ट्रू स्ट्रेन फॉर अ लो कार्बन स्टील बार विच इज डबल इन लेंथ बाय फोर्जिंग इज। यहाँ ट्रू स्ट्रेन पूछा जा रहा है एक लो कार्बन स्टील का जिसका फोर्जिंग की वजह से लेंथ डबल हो गया। ठीक है, तो लेंथ डबल हो गया का क्या मतलब है, जो L फाइनल है वो 2 इंटू L ओरिजिनल हो गया। ठीक है, तो हमें पता है
ट्रू स्ट्रेन जो होता है वो क्या है, ln L फाइनल अपॉन L ओरिजिनल, यही होता है ना, ठीक है। तो ln L फाइनल के बदले क्या लिख सकते हैं, 2L ओरिजिनल डिवाइडेड बाय L ओरिजिनल, L ओरिजिनल कैंसिल, तो ln 2 दैट मीन्स 0.693, यानी सी ऑप्शन होगा। इसी तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो कि बहुत आसान। द वैल्यू ऑफ ट्रू स्ट्रेन, द वैल्यू ऑफ ट्रू स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन कंप्रेसिंग ए सिलेंडर टू हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, एक सिलेंडर को उसके लेंथ के हाफ में कर देने पे जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा। चलिए इसको देखते हैं। इसमें जो एल फाइनल है वो क्या हो जा रहा है, वो हाफ हो जा रहा है एल ओरिजिनल के, ठीक है, यही हो रहा है। तो यहाँ पे अपना ट्रू स्ट्रेन जो आएगा वो क्या होगा, वो होता है एल एन एल ओरिजिनल एल फाइनल सॉरी अपॉन एल ओरिजिनल, ठीक है। तो ये क्या होगा, एल एन एल फाइनल की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 एल ओरिजिनल डिवाइडेड बाय एल ओरिजिनल, एल ओरिजिनल और ओरिजिनल कैंसिल हो गया, एल एन 1/2, ठीक है, या एल एन इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द रेज ऑफ -1, -1 एल एन से बाहर चला जाएगा, एल एन 2, ये कितना होगा, -0.69, तो इसका आंसर भी होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन क्या होता है, एक्सट्रूजन प्रोसेस में मेटल इज compressed and forced to flow through a suitably shaped die to form a product with reduced but constant cross section। एक्सट्रूजन बिल्कुल उस तरह का प्रोसेस है, जब भी आप एक्सट्रूजन सुने तो आप हमेशा याद कीजिए, जैसे टूथपेस्ट जब हम निकालते हैं तो कैसे दबा के टूथपेस्ट निकाला जाता है, बिल्कुल मेटल को बिल्कुल वैसे ही एक डाई से पास कराया जाता है, तो उसे ही एक्सट्रूजन बोलते हैं, ठीक है। हॉट एक्सट्रूजन जो है, hot extrusion is used to produce curtain rods of aluminium and temperature range for aluminium is 430 to 480 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हॉट एक्सट्रूजन है वो एल्यूमिनियम के कर्टेन रॉड बनाने के लिए यूज किया जाता है, और टेम्परेचर रेंज जो है हॉट एक्सट्रूजन के लिए एल्यूमिनियम का 430 टू 480 डिग्री सेल्सियस है। कोल्ड एक्सट्रूजन जो है वो यूज किया जाता है कोलैप्सेबल ट्यूब्स बनाने के लिए, फॉर टूथपेस्ट, मेडिकेशन, etc जहाँ भी कोलैप्सेबल ट्यूब्स का यूज होता है तो कोल्ड एक्सट्रूजन से कोलैप्सेबल ट्यूब बनाए जाते हैं। हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर फ्यूल रॉड। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, न्यूक्लियर फ्यूल रॉड बनाने के लिए जो एक्सट्रूजन यूज किया जाता है वो हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर फ्यूल रॉड किस प्रोसेस से बनाया जाता है, तो ऑप्शन कभी अगर हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन के बदले एक्सट्रूजन हो तो हम उसे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रूजन डिफेक्ट्स, ये फिर वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रूजन डिफेक्ट जो है वो है सरफेस क्रैक, बम्बू डिफेक्ट्स, टेल पाइप और फिश टेलिंग, सेंटर बस्ट और चेवरॉन इफेक्ट। चेवरॉन डिफेक्ट आप इसको याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। डिफेक्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सट्रूजन का डिफेक्ट ही। फिर नेक्स्ट प्रोसेस है वायर ड्राइंग, ठीक है। वायर ड्राइंग क्या होता है, ए कोल्ड वर्किंग प्रोसेस टू ऑब्टेन वायर फ्रॉम रॉड्स ऑफ बिगर डायमीटर थ्रू अ डाई। जो बिगर डायमीटर के रॉड्स हैं उनसे अपने डिजायरेबल डायमीटर के रॉड को एक डाई के थ्रू पास करके ऑब्टेन करना ही वायर ड्राइंग। वायर ड्राइंग में जो वायर है उसमें टेंशन आता है, सिर्फ टेंशन आता है, इसमें शियर वियर नहीं होता है, ठीक है। फॉर वायर ड्राइंग द वर्क मटेरियल शुड इसेंशियली बी डक्टाइल। वायर ड्राइंग के लिए जो वर्क मटेरियल है वो इनफली डक्टाइल होना चाहिए। स्वेगिंग और नीडिंग इज हैमरिंग ऑफ अ रॉड और ट्यूब टू रिड्यूस इट्स डायमीटर वेयर द डाई इटसेल्फ एक्ट एज द हैमर। इसे आप सिर्फ पढ़ें और ये याद रखें कि जैसे क्वेश्चन आएगा रगिंग और नीडिंग जो है वो किस मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस का पार्ट है, तो आपको याद होना चाहिए वायर ड्राइंग में हमने पढ़ा था, तो ये वायर ड्राइंग का पार्ट है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज सीट मेटल ऑपरेशन। प्रोडक्ट हैज लाइट वेट एंड वर्सेटाइल शेप्स एज कंपेयर टू फॉर्जिंग और कास्टिंग। सीट मेटल ऑपरेशन में जो प्रोडक्ट है उसका वेट लाइट होता है और डिफरेंट टाइप के शेप भी हम बना सकते हैं फॉर्जिंग और कास्टिंग के कंपेयर में। एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम फॉर एयरक्राफ्ट एंड एरोस्पेस जो है वो सीट मेटल ऑपरेशन से ही बनाए जाते हैं। सीट मेटल ऑपरेशन में दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होते हैं, पंचिंग और ब्लैंकिंग। पंचिंग और ब्लैंकिंग क्या है, पंचिंग एंड ब्लैंकिंग आर शेयरिंग ऑपरेशन, ये याद रखें। पंचिंग एंड ब्लैंकिंग जो है वो शेयरिंग ऑपरेशन है। इन पंचिंग द पंच आउट इज द स्क्रैप एंड द रिमेनिंग स्ट्रिप इज द वर्क पीस, और in the blanking the piece being punched out becomes the work piece and any measured desirable feature should be left on the remaining strip। देखिए तो चलिए इसको समझते हैं। पंचिंग क्या होता है, पंचिंग जो है
मान लीजिए जैसे ये वर्क पीस है, ठीक है, हमने इसमें पंच किया, ठीक है। तो पंच करने के बाद कुछ इस तरह के जो हमने पंच किया है, तो पंच का ये स्क्रैप है। तो अगर हम इसको स्क्रैप बोलते हैं, ये अगर स्क्रैप होता है और ये अपना वर्क पीस बनता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पंचिंग, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ये अगर वर्क पीस बनता है और जो इस तरह का पार्ट जो बाहर निकला वो स्क्रैप बनता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पंचिंग। लेकिन अगर ये अपना एक वर्क पीस है और इसमें हमने पंच किया और इसमें से जो पंच्ड पार्ट ऐसे निकला, और अगर हमारा ये जो पंच्ड पार्ट निकला है ये वर्क पीस हो जाता है और ये अगर स्क्रैप हो जाता है, तो ये इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लैंकिंग, ठीक है। दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। आप समझ, डाई ओपनिंग मस्ट बी लार्जर देन पंच एंड नोन एज क्लियरेंस। डाई ओपनिंग मस्ट बी लार्जर देन पंच एंड नोन एज क्लियरेंस। डाई और पंचिंग और ब्लैंकिंग में हम हमेशा क्लियरेंस देते हैं। तो आइए देखते हैं क्लियरेंस कैसे देते हैं। पंचिंग में जो क्लियरेंस होता है वो डाई पे देते हैं, और ब्लैंकिंग में जो क्लियरेंस होता है वो पंच पे देते हैं। आपको बस इतना याद रखना है, पंचिंग में जो क्लियरेंस है वो डाई पे देते हैं और ब्लैंकिंग में जो क्लियरेंस है वो पंच पे देते हैं, ठीक है। पंचिंग में जो डाई है वो है पंच साइज प्लस 2 इंटू क्लियरेंस, और पंच साइज जो होता है वो होता है साइज ऑफ होल। ब्लैंकिंग में जो पंच है वो डाई साइज माइनस 2 इंटू क्लियरेंस होता है, और डाई जो है वो साइज ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। नोट देख लीजिए, इन पंचिंग क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन डाई एंड इन ब्लैंकिंग क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन पंच। अब इसको याद रखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पंचिंग फोर्स और ब्लैंकिंग फोर्स। पंचिंग फोर्स होता है एफ मैक्स इज इक्वल टू एल टी टाउ, ओके। एल क्या है यहाँ पे, एल पेरीमीटर है, टी जो है वो थिकनेस है, और टाउ जो है वो अल्टीमेट शियर स्ट्रेस है, ठीक है। पेरीमीटर क्या होगा, अगर वो सर्कुलर होल बना रहा है तो जो पेरीमीटर होगा वो पाई डी होगा, ठीक है। टी तो अपना थिकनेस है और टाउ है अल्टीमेट शियर स्ट्रेस। इस एल और टी को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्चुअली में शियरिंग एरिया, ये एक्चुअली में शियरिंग एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। द शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए शीट मेटल इज 300 मेगापास्कल। द ब्लैंकिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए ब्लैंक ऑफ 100 mm डायमीटर फ्रॉम ए 1.5 mm थिक स्टील थिक शीट इज क्लोज। शियर स्ट्रेंथ दिया हुआ कितना है, टाउ जो है वो है 300 मेगापास्कल, ओके। ब्लैंकिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, ब्लैंकिंग फोर्स पूछ रहा है, डायमीटर जो है वो कितना दिया हुआ है 100 mm, और जो थिकनेस है वो कितना दिया हुआ है 1.5 mm, ठीक है। तो इसमें एफ मैक्स पूछा जा रहा है, तो एफ मैक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं एल टी टाउ। यहाँ पे एल क्या है, पेरीमीटर है, और ये सर्कुलर है, तो पेरीमीटर के लिए क्या लिखेंगे, पाई टी टी टाउ, ठीक है। पाई तो पाई ही है, डी कितना हो, डी है 100 mm, टी जो है वो है 1.5 mm की थिकनेस, और अल्टीमेट शियर स्ट्रेस जो दिया हुआ है वो 300। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। डिफेक्ट्स इन ड्राइंग। ड्राइंग के जो डिफेक्ट्स हैं वो क्या है, रिंकल, फ्रैक्चर, ईयरिंग, मिसट्रैक, ऑरेंज पील, स्ट्रेचर स्ट्रेंस एंड सरफेस स्क्रैचेज। तो ऐसे आप याद रखें, ड्राइंग के ये 7 डिफेक्ट्स हैं। डिफेक्ट्स में जो है चारों पांचों प्रोसेस का मैंने जो भी डिफेक्ट्स बताया है उसको आप याद रखें, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं और डिफेक्ट्स से क्वेश्चन आने फिक्स है, ठीक है। आगे जब हम कास्टिंग पढ़ेंगे तो उसमें भी डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, डिफेक्ट से 2-3 क्वेश्चन आने हर बार फिक्स ही होते हैं, तो आप इन्हें जरूर ध्यान से पढ़ें, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको आज का क्लास पूरी तरह से समझ में आया होगा, और इस तरह से हमने अपने 26 दिन के मैकेनिकल टारगेट में 26 दिन के मैकेनिकल के टारगेट में आज हमारा थर्ड डे था, और हमने प्रोडक्शन के 3 बड़े टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। 3 बड़े टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आने वाले 3-4 दिन में हम प्रोडक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।